Hello everyone, Assalamu alaikum, welcome to this lecture. आज का जो टॉपिक है बेसिकली इट इज़ कंसिस्ट ऑन 2 or 3 some small concepts, some small topics. So हम आज के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे. हम जानना चाहेंगे कि कंबाइंड मीन के क्या मायने हैं. Later on we will discuss about what is the quartile, and then we want to discuss in last trimmed mean. So today's lecture will discuss on these 3 or 4 small concepts. हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सो वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट combined mean. Combined mean is a very important concept and small concept in statistics. We discuss a lot on the central tendency. We discussed in the previous lecture number 5, 6, 7. We told you what is the central tendency, why we compute the center of data, how many averages, mean, median, mode, arithmetic mean, harmonic mean, geometric mean. So different means are there, and we can use what are the specific role of each and every mean there, what are the merits, demerits, how can we use. पे हमने एक separate lecture आपको लेक्चर नंबर 7 में बताया कि कंपैरिजन क्या होता है मीन मीडियन मोड का. इसके बाद हमें जब पता चल गया कि ये मीन्स हैं, सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द कंबाइंड मीन. अब कंबाइंड मीन क्या चीज़ हो गई, क्या किया, इट इज़ अनदर टाइप. नो, बेसिकली what is the objective to find out the combined mean. Let's suppose if we have k populations, k population से मुराद ये होती है कि अगर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू k populations एग्जिस्ट करती हैं. ओके और आप कहते हैं कि वी असाइन द टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट, डिफरेंट एनालिस्ट, एंड दे डील पॉपुलेशन 1, 2, 3, 4 in a separate mode, and they computed the mean separately. तो पहली पॉपुलेशन के मीन जो होगा वो x बार 1 होगा, और दूसरी पॉपुलेशन का जो मीन होगा वो x बार 2 होगा, तीसरी पॉपुलेशन का जो मीन होगा वो x बार 3 होगा. सिमिलरली वी हैव k population, so the let's suppose if we have the 10 population, so the value of the k will be 10 and x bar 10 will be the last mean of this. अगर ये सब populations हैं और अलग अलग इनके means कैलकुलेट हुए हैं, अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेट हुए हैं, we want कि हम इन्हें combine करें. अब इसकी एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसे हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं. लेट्स सपोज हम अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ छोटी सी 2 पॉपुलेशन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ द क्लास 1, दिस इज अ क्लास, सेम क्लास बट द क्लास सेक्शन A एंड क्लास सेक्शन B. सो 2 डिफरेंट असाइनमेंट थे, 2 डिफरेंट क्लासेस थी, उनके अलग अलग तरीके से क्लास को डील किया गया. और इस सेक्शन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो थे 10 और इधर थे 20. और researcher was interested to find out the average height of these 2 sections. तो उसने कहा कि भाई पहले जो मैंने सेक्शन का एवरेज लिया है वहाँ पर एवरेज हाइट आ रही है 62 इंच, और नीचे जो मैं गया हूँ वहाँ पर आ रही है 59 इंच. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द एवरेज हाइट. अब these are 2 different populations, population number 1, population number 2, और उसमें से आपने एक सैम्पल ड्रॉ किया.
सो डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट सैम्पल्स हैं, वो पॉपुलेशन सैम्पल कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस अर्लियर. नाउ अब फाइनली वो कहता है कि यार वो सब सही है, लेकिन मुझे अब इंटरेस्ट दूसरा है कि अलग अलग हैं. मैं चाहता हूँ कि नहीं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, और मुझे पूरी सेक्शन ए और सेक्शन बी से कोई गर्ज नहीं है. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन होल क्लास, चाहे उसमें कितने भी सेक्शंस हो. अब 2 सेक्शन हैं, 2 सेक्शन के डिफरेंट रिजल्ट हैं, तो मुझे इसका कंबाइन मीन चाहिए. अब नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इफ़ ही हैज़ नो मोर एक्सेस टू दीज क्लासेस, या कोई भी वजह है कि उसको दोबारा वहाँ जाने नहीं की ज़रूरत, तो अदरवाइज़ ये तमाम 130 स्टूडेंट्स की सेपरेट हाइट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी. उनके 10 इधर है, 20 इधर है, एंड देन अगेन यू विल टेक द मेन. सो दिस इज़ कॉल्ड द कंबाइंड मीन. इस ऑप्शंस को रिमूव करके हम इन दिस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन हम कैसे मीन निकाल सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द कंबाइंड मीन. कि अगर हमें इन बच्चों का एक्सेस नहीं है 30 की 30 बच्चों का, और फिर ये 2 इन्फॉर्मेशन हमारे सामने मौजूद है, एंड देन वी आर इंटरेस्टेड कि हम इसका मीन निकाल सकें. सो इसको हम अभी साइड में रखते हैं और हम जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं. कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास 2 पॉपुलेशन x1 बार और x2 बार हो, और हम कहें कि इनको कंबाइन करके हमें कंबाइंड मीन दे दीजिए. सो आपको मीन का पता है कि मीन ये कहता है कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यही कह रहा है मीन. और दूसरे नंबर पे वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आइडिया ये है, अब हमें लाना ये है, x1 बार जो निकला होगा तो डेफिनेटली वो समेशन x1i. मैं 1 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम पॉपुलेशन 1 से बिलोंग करती है, तो i लगाना ज़रूरी है बिकॉज क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशन होंगी. तो x1i होगा, और यहाँ पर डेफिनेटली वो पहली पॉपुलेशन के लोग होंगे, ये पहले सैंपल के लोग होंगे, तो वो n1 होगा. इधर की बात आप करें तो वो यही बात रिपीट करेगी और वो n2 हो जाएगा. अब हमें 2 पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही, पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, उसमें डिफरेंट n है, इसमें डिफरेंट n है, दोनों के समेशन अलग है. अगर इस चीज़ को अचीव करना है तो बेसिकली ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट में अगर जमा कर दिया जाए तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा. इसी तरह से हम कह रहे थे कि इन 10 के 10 बच्चों की हाइट को दोबारा ले लो, इन 20 के 20 बच्चों की हाइट को दोबारा ले लो, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा. लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, तो जनरलाइजेशन में कैसे काम कर सकते हैं. जनरलाइजेशन बोलेगी कि भाई ये वाली फिगर उठाओ, यहाँ रखो, इसमें प्लस करो, ये वाली फिगर उठाओ, यहाँ रखो, और इसका n और इसका n इनको यहाँ रखो, आपको ये अचीव हो जाएगा और ये कंबाइन में निकल जाएगा. लेकिन इस टास्क को करना है तो फिर कंबाइंड मीन की टर्मिनोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेपरेटली भी कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ दिस. अगर हम इस दोनों टर्म्स को, जो कि हमारे लिए दोबारा लेना डिफ़िकल्ट है, ये अननोन है, कैसे एवेल्यूट कर सकते हैं. हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ये फार्मूला है मौजूद, सो इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर ये n यहाँ चला जाए तो समेशन 1x किसके बराबर आएगा, n1 x बार 1, ऐसा ही होगा. और अगर ये यहाँ चला जाए तो समेशन x2 किसके बराबर आएगा, n2 x बार 2. सो हम इन दोनों को क्या इससे रिप्लेस कर सकते हैं. यस, अगर हमें कंबाइन मीन चाहिए 2 पॉपुलेशन का, तो हम n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार, और उन दोनों का हमें सैम्पल साइज़ पता है, दोनों का सैम्पल साइज़ को जमा करें और उनके मीन से. सो इट्स वेरी इजी. ये तो हमें यहाँ से मिल गया कि अगर हम ये दोनों सैम्पल साइज़ को यहाँ प्लग कर दें
और इनके मीन्स को इनसे मल्टीप्लाई करके प्लग कर दें तो द आंसर इज कॉल्ड द कंबाइंड मीन। वो पूरी दोनों सेक्शन यानी कंप्लीट क्लास का एवरेज हाइट निकालने में इस फार्मूले से कामयाब हो सकता है। हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर डिफरेंट पॉपुलेशन हैं और उनके मीन्स कंप्यूट हो चुके हैं तो उनकी सैम्पल साइज इन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर पॉपुलेशन की और उनका मीन, उसकी मदद से हम कंप्लीट कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर ओनली 2 पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम इस चीज़ को जनरलाइज करना चाहते हैं तो उसको किस तरह लिखेंगे? जनरलाइजेशन के लिए आप लिखेंगे, उनके अगर 2 पॉपुलेशन हो या उससे ज़्यादा हों तो उसके लिए आप ये कहेंगे कि n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस, अब उससे ज़्यादा हों यानी k तक तो होगा n k x बार k डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस और यहाँ तक आपकी जाएगा nk। तो इसको अगर हम इजीली नोटेशन में क्लोज करना चाहें सो फर्स्ट न्यूमरेटर कैन बी क्लोज्ड here n I x bar I, and I goes from 1 to k and denominator again n1 to nk। तो so be careful, सिंपल फार्मूले में सिर्फ ऊपर समेशन होता है, कंबाइंड मीन में नीचे भी समेशन आएगा क्योंकि वो डिफरेंट पॉपुलेशन के n को सम कर रहा है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ni और I विल गो फ्रॉम 1 to k। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ कंबाइंड मीन फॉर k पॉपुलेशंस। तो अगर 2 पॉपुलेशन है तो इसको हम सिंपल एग्जांपल परफॉर्म करके देख लेते हैं कि वो कैसे आपका लेता है। तो x कंबाइंड मीन इसके लिए कैसे निकलेगा सर कि हमें 10 को 62 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा बन जाएगा सो 10 को 62 से मल्टीप्लाई किया आंसर इज 620, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आंसर इज 1180, ये इसके सम्स आ गए, इनको जमा किया डिवाइड बाय 30। सो हमें यहाँ जो पूरी क्लास की एवरेज हाइट मिली वो 60 मिली। अनदर थिंग कि वो अगेन इसके सेंटर में होगी, इनकी एवरेज होगी। तो 50 से ऊपर है, 60 से नीचे है, तो वो 60 है। तो कंप्लीट क्लास सेक्शंस की अगर हम बात करें तो सेक्शन की अगेन एक इन्फॉर्मेशन है कि इस सेक्शन में जो एवरेज हाइट है वो ज़्यादा है, इस सेक्शन में एवरेज हाइट कम है। लेकिन अगर पूरी क्लास की बात करें तो उसकी क्लास की हाइट इन दोनों के सेंटर में यानी कि उसकी 60 इंच है। तो अब हमें इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर भी ऐसे सिचुएशन मिले कि अगर डिफरेंट जगह पर हमें मीन्स कंप्यूट हुए हैं और हमें हर सैम्पल का साइज़ पता है तो हम उनकी मदद से कंबाइंड मीन उस कंप्लीट पॉपुलेशन का निकाल सकते हैं। सो नाउ वी कम्स ऑन द सेकंड टॉपिक, क्वार्टाइल। So after understanding of the combined mean, we comes on the topic on quartile. Quartile को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बेसिक पे जाना पड़ेगा कि इस चीज़ को हम क्यों कर रहे हैं और क्या ज़रूरत पड़ती है हमें इस चीज़ को करने के लिए। क्वार्टाइल के मायने हैं डाटा को, अपने डाटा को 4 हिस्सों यानी 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। सो वी वांट टू divide our data into 4 equal parts, so this is called the quartile। लेकिन इसको अगर मज़ीद जनरलाइज कर लें तो दिस इज़ कॉल्ड द क्वांटाइल। क्वांटाइल का मतलब ये है कि हमें अपने डाटा को अपनी नीड के मुताबिक, अपनी असेसमेंट के मुताबिक n नंबर ऑफ पार्ट्स में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब दिस इज़ द n, वी आर इंटरेस्टेड इन 4, सो दिस इज़ कॉल्ड द क्वांटाइल। अगर हम इसको ज़्यादा में करना चाहें, क्योंकि सम टाइम हम डाटा के 4 टुकड़े बना के कोई कंक्लूजन ड्रा करना चाहते हैं, सम टाइम हम डाटा के 5 हिस्से बना के डाटा का कंक्लूजन ड्रा करना चाहते हैं,
समटाइम हमें इंटरेस्टेड होते हैं 10 टुकड़े, एंड समटाइम हमें इंटरेस्टेड होते हैं 100 पीसीज। सो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ डाटा। अगर डाटा बहुत ह्यूज है और हम उसके डिफरेंट सेक्टर के ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं तो हमें डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। सो अगर हम डाटा को 4 पार्ट में ब्रेक करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वार्टाइल। इफ़ वी वांट टू ब्रेक आवर डाटा इनटू 10 पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड द डेसिमल। एंड इफ वी वांट टू कन्वर्ट आवर डाटा इनटू द 100 इक्वल पार्ट्स, तो दिस इज कॉल्ड द परसेंटाइल। टेक्निक वही होगी जो क्वार्टाइल की होगी। हम क्वार्टाइल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्वार्टाइल कैसे जनरलाइज होता है, तो इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप इस कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इफ़ वी हैव अ डाटा ऑफ बैटरी लाइफ, अगर हमारे पास 7 डिफरेंट बैटरीज सैंपल के तौर पे सिलेक्ट की गई और हमने देखा कि इनकी कितनी लाइफ रही है, सो n इज़ हेयर 7। तो आपने सैंपल लिया 7 डिफरेंट बैटरीज का और आपने देखा कि उनकी ये डिफरेंट लाइफ रही है। अगर हमसे कहा जाता है कि मुझे इस डाटा को क्वार्टाइल यानी कि 4 डिफरेंट इक्वल में तोड़ने की हमारा क्वेश्चन है, तो ब्रेक करें। सो हाउ कैन वी ब्रेक दिस डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स? सो जब आपको डाटा के, लेट्स सपोज ये हमारा एक डाटा है, एक डाटा है, पूरा सीरीज है। अगर आपको उसको 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना होगा तो आपको इस डाटा पे 3 डिफरेंट पॉइंट चाहिए होंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब आपको 4 डिफरेंट पार्ट में तोड़ना होता है तो 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जब आपको 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना होता है तो 9 पॉइंट्स, यानी जितने इक्वल पार्ट्स में आपको ब्रेक करना होता है उससे एक कम आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सो इफ़ वी वांट टू ब्रेक दिस डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो हमें इसके 3 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट से मुराद ये कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारा ये डाटा है तो अगर हमें 1, 2, 3 पॉइंट मिल जाए तो हम डाटा को 4 इक्वल हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। तो क्वार्टाइल में बेसिकली आपको 3 क्यू मिलेंगे, Q1, Q2 और Q3। So we are interested to calculate these 3 points। अगर हमें अपने डाटा में ये 3 पॉइंट मिल जाते हैं, so easily we can break our data into 4 equal parts। तो अगर हमें डाटा को 4 इक्वल पार्ट में तोड़ना होगा तो हमारे पास जो पहला हमें पॉइंट निकालना है उसका फार्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 बता रहा है कि यू वांट टू ब्रेक योर डाटा इनटू 4 पॉइंट। देखिए इसी तरह से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें डिसाइल करना होगा तो यहाँ पे 10 रखना होगा, अगर हमें परसेंटाइल करना होगा तो यहाँ पे 100 रखना होगा। देखिए अगर Q1 है तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है n1 प्लस डिवाइड बाई 4। अगर हमारे पास Q2 है तो हमारे पास फार्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करेगा, जो नंबर ऑफ क्वांटाइल चल रहा होगा वो मल्टीप्लाई करेगा यानी 2। इसको याद रखने के लिए इस तरीके को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सो अगर थर्ड है तो फार्मूला वही सेम रहेगा n+1 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन क्योंकि थर्ड क्वांटाइल है तो हमें यहाँ पे इसको थर्ड से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम ये तीनों चीज़ें निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो हम इजीली इस डाटा को 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम डाटा को करते हैं। So 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस आर दियर। इनको हमने इनकी लाइफ्स को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ये वो पैटर्न था जिस पे डाटा कलेक्ट हुआ था, लेकिन ये कर दिया। अब हम इन फार्मूले की मदद से इस डाटा को 4 इक्वल पार्ट में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। सो वी हैव द 7 वैल्यूज। सो 7 + 1
second value of this data is called Q1. Fourth value of this data is called the Q2. So sixth value of this is called the Q3. अब हमें देखना है कि सेकंड वैल्यू पे उसने कहा है कि ये Q1 है, दिस इज कॉल्ड Q2 और दिस इज कॉल्ड Q3. So this is our data, and then we have this portion is called the Q1, and this portion is called the Q2, and this portion is called this thing, and finally the fourth part. So जैसा आपका डाटा होगा उस हिसाब से अकॉर्डिंगली उसने उसको ब्रेक कर दिया. So these are the quartile. तो Q1 की वैल्यू होगी 1.9, Q2 की वैल्यू होगी 2.2 and Q3 की वैल्यू होगी 3.0. So this is the concept of the quartile, and I told you कि अगर हम इसी ही जनरलाइजेशन को आगे बढ़ाते रहें और यहाँ पर हम 9-10 यूज़ करें तो ये हमारे डेसिमल में टूट जाएगा. अगर हम इसको 100 यूज़ करें तो वो परसेंटाइल में टूट जाएगा. ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ concept of combined mean quartile, we are discussing trimmed mean. It is actually why it is important, because when we were discussing about the mean median mode or arithmetic mean, so we are saying that mean is a very important measure to discuss to find out the center of data, but it has only a small demerit is that it is affected from the extreme values of data. तो अगर आपके पास एक्सट्रीम फिगर्स हैं वहाँ पर आपको मीन मिसलीड कर देता है या सेंटर ट्रू सेंटर की नुमाइंदगी नहीं कर पाता. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस, तो उस केस के अंदर हमने अदर मीन्स की तरफ शिफ्ट करना था, मीडियन की तरफ शिफ्ट करना था या और दूसरे मीन्स को देखना था. लेकिन सम टाइम हमारे डाटा की नेचर इस तरह होती है कि हम इजीली अदर मीडियन मीन की तरफ भी शिफ्ट नहीं कर पाते, या अगर हम शिफ्ट कर भी जाएं तो वहाँ पर भी हमें खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होते. सो फॉर दिस पर्पस एंड अदर टेक्निक इज़ यूज, दिस इज कॉल्ड द ट्रिम्ड मीन. ट्रिम्ड मीन बेसिकली ये है कि इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रॉम द नेम ट्रिमिंग. तो हम डाटा की कुछ ट्रिमिंग करेंगे और ट्रिमिंग करने के बाद हम उसका मीन निकालेंगे और देन वी से डैट के ये जो मीन है वो हमारा सही मीन है. सो बिकॉज द मीन इज़ अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सट्रीम वैल्यूज़, सो हमें ट्रिमिंग भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ की करनी पड़ेगी. लेकिन जब हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ की ट्रिमिंग की बात करते हैं, सो यहाँ पर हमें एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना होगा कि हम किस टेक्निक से डाटा की एक्सट्रीम वैल्यूज़ को जान सकेंगे. बिकॉज अगर आप अपने तरफ से या स्टैटिस्टिशियन अपनी तरफ से या कोई भी एनालिस्ट अपनी तरफ से जज कर लेगा मुझे ये वैल्यू एक्सट्रीम लग रही है, तो वहाँ पर बाइसनेस के चांसेस हैं, आपके रिजल्ट बाइज्ड हो सकते हैं. तो अगेन इसके लिए भी, ट्रिमिंग के लिए भी हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ करेंगे. और हम कहते हैं इसमें एक टेक्निक तो ये एग्जिस्ट करती है कि हम अपने डाटा को पूरा असेंडिंग ऑर्डर में करें और डाटा का 5% पार्ट अप लोअर साइड से और अपर साइड से रिमूव कर दें, क्योंकि वी बिलीव डैट कि या तो बहुत छोटी वैल्यू बॉटम पे होंगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो टॉप पे होंगी. तो हम उन दोनों वैल्यूज़ को रिमूव करने के बाद जो मीन निकालें वो ट्रिम मीन है. लेकिन जो हमें लिटरेचर में जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट टेक्निक्स मिलती है वो कहते हैं कि वी हैव टू यूज़ द क्वार्टाइल टेक्निक, कि जब हम अपने डाटा को क्वार्टाइल की मदद से 4 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं तो हम जो Q1 to Q3 के दरमियानी हिस्सा है वी बिलीव डैट कि उसमें एक्सट्रीम्स कट जाती हैं. अब इसी डाटा को हम देखें जिसके अंदर हमने क्वार्टाइल एग्जाम्पल की थी. सो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट बैटरीज आ रही हैं, लेकिन जो सबसे कम है बैटरी चली है वो 1 साल चली है
और जो सबसे ज़्यादा बैटरी चली है वो 3.5 साल से भी ज़्यादा, यानी 3.6 ईयर वो चली है। बाकी ये वो फिगर्स हैं जो Q1 और Q3 के दरम्यान में आ रही हैं, लेकिन ये सबसे कम वैल्यू है, तो लिहाजा इस डाटा की एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो ये हैं। सो अगर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा हो तो हम 5% भी कर सकते हैं कि बस सिर्फ 5% ऊपर से निकालें, 5% नीचे से निकालें, या हम क्वार्टाइल टेक्निक यूज़ करते हैं। सो ट्रिम मीन के लिए इफ़ वी यूज़ द क्वार्टाइल टेक्निक, सो फ्रॉम ऑल दी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम Q1 टू Q3 ये हम डाटा में रखेंगे और इन ऑब्जर्वेशंस को हम ट्रिम कर देंगे एंड देन वी विल कंप्यूट द ट्रिम मीन, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रिम मीन। और हम उसको ये एज्यूम करेंगे कि जो इसकी करैक्टरिस्टिक थी अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़, वो चांसेस भी हम इस केस में रिमूव कर देंगे। सो द फार्मूला विल बी सेम, summation x divided by n, and then simply now we have to take the sum of all these figures after trimming and then divided by, so हमारा जो पहले n था वो 7 बैटरीज का था, अब हमारा n जो रह जाएगा वो रह जाएगा 5 बैटरीज का। सो अगर हम इनको शामिल करके निकालें तो दिस इज कॉल्ड सिंपल मीन, लेकिन अगर हम क्वार्टाइल टेक्निक यूज़ करके एक्सट्रीम्स को रिमूव करके निकालें तो दिस इज़ कॉल्ड द ट्रिम मीन। आज के लेक्चर में आपने छोटे छोटे से 2 और 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़े। ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और हमने जो माजी के से पहले हमने लेक्चर्स पढ़े ये उनको सपोर्ट और मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। सो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन की सूरत में, क्वेरी की सूरत में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।